capillary fluid exchange, interstitial fluid, how the interstitial fluid is being formed, and how the lymph flow. Today our topic for discussion is your microcirculation. Microcirculation होता क्या है? This is very important to understand. कौन सी blood vessels हैं जो कि microcirculation में included हैं? Microcirculation is actually the function of microcirculation is transport of nutrients and removal of all cell excretions which has been formed by cell excreta. And peripheral circulation has about 10 billion capillaries with a total surface area about 500 to 700 square meter. Almost every functional cell of the body is at about 20 to 30 micrometer away. इसका क्या मतलब है कि जो आपकी बॉडी की कैपिलरीज हैं, जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, अब स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आपकी कहाँ से राइज करती हैं? स्टार्ट करती हैं आपकी आर्टीरियोल्स से। आर्टीरियोल्स के बाद आपके आते हैं मेटार्टीरियोल्स, मेटार्टीरियोल्स के बाद आते हैं आपकी प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, फिर आपकी आ जाती है कैपिलरीज, देन आपकी आ जाती है वेन्यूल्स। उनका काम क्या होता है? अब कैपिलरीज का मेनली जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है टू द बॉडी टिश्यूज। ये तमाम की तमाम आपकी जो माइक्रो सर्कुलेशन है ये सिचुएटेड होती है विद इन द ऑर्गन या बॉडी टिश्यूज के अंदर सिचुएटेड है और बहुत स्मॉलेस्ट है, और ये आपको प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स। उसके साथ ही साथ आपके रिमूवल ऑफ सेल एक्सक्रीशन प्रोडक्ट्स आर आल्सो बीइंग रिमूव्ड बाय द सेल दीज माइक्रो सर्कुलेशन। अब ये माइक्रो सर्कुलेशन को देखने के इतनी ज़्यादा है, तकरीबन 10 बिलियंस आपकी कैपिलरीज है पूरी बॉडी में, और एक जो फुटबॉल का पूरा स्टेडियम है उसको ये कवर कर सकते हैं आपकी जो कैपिलरीज है। और हर जो आपका फंक्शनल सेल है, जो आपका सेल्स है बॉडी के, उसको न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे? वो ये कैपिलरीज करते हैं। कोई भी आपका जो बॉडी का सेल है वो इतना फार अवे नहीं है, बल्कि जस्ट 20 to 30 माइक्रोमीटर डिस्टेंस पर आपका ये प्रेजेंट होता है। अब जब भी ये आपकी जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसका स्ट्रक्चर अगर हम कंसिडर करें, या यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट द स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले एक आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है। न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है फिर वो 6 to 8 ब्रांचेस में डिवाइड होकर आर्टीरियोल्स बनाएगी। आर्टीरियोल्स आर एक्चुअली द मेन कंट्रोलर ऑफ योर ब्लड फ्लो टू द कैपिलरीज और टू द ऑर्गन्स, और इसके इंटरनल डायमीटर 10 to 15 माइक्रोमीटर होते हैं। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड है कि हाईली मस्कुलर वॉल है which is actually present within the arterioles so that the diameters can be changed several folds. उसके बाद आप सबसे पहले आपका गया न्यूट्रिएंट आर्टरी, 10 आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स के बाद आपकी आ जाती है मेटार्टीरियोल्स। मेटार्टीरियोल्स में भी आपकी जो वॉल है उसके अंदर मस्कुलर कोट है, बट दैट इज नॉट continuous muscular cord, but it discontinuous है, और it is going to be encircling at intermittent certain points पर जो है वो encircle कर रही है। और ये जो encircling points हैं that is actually smooth muscular cell layer and that is called as pre-capillary sphincter। यानी आर्टीरियोल्स के बाद मेटार्टीरियोल्स, और मेटार्टीरियोल्स के बाद एक स्मूथ मसल्स की लेयर है जो कि कंट्रोल कर रही है ब्लड फ्लो को टू पैसेज टुवर्ड्स द कैपिलरीज, ट्रू कैपिलरीज की तरफ। तो वो उसको कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। ठीक है, दिस इज एक्चुअली माइक्रो सर्कुलेशन का अगर आपसे पूछा जाए किन चीज़ों पर कंप्राइज करती है, तो ये जो है उन स्ट्रक्चर्स पर जिनका डायमीटर लेस देन 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर उन पर कंप्राइज करती है। और वो कौन कौन से हैं? आर्टीरियोल्स जिसका डायमीटर 10 to 15 माइक्रोमीटर है, मेटार्टीरियोल्स के बाद इसका कंट्रोलर पॉइंट है जो कि स्मूथ मसल सर्कुलर लेयर है, एंड दैट इज गोइंग टू कंट्रोल the entry of the blood from the arterioles to the capillaries, and that is called as pre-capillary sphincter। Pre-capillary sphincter के बाद आपका आ जाता है capillaries, vast areas of the capillaries, about 10 billion capillaries in your body, और इसका डायमीटर है 4 to 9 माइक्रोमीटर इंटरनल डायमीटर। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं कैपिलरीज को ज्वाइन करते हैं एक वीनस एंड पर वेन्यूल्स हैं। वेन्यूल्स जो है ये आपके कनेक्ट करती हैं देन वेन से, और देन आपकी सर्कुलेशन है। आपकी जनरल जो सर्कुलेशन आपको ऐसे ही पता है ना कि आपकी स्टडी कि आपकी आर्टरी एक साइड होती है, फिर दरमियान में कैपिलरी है, फिर आपकी वेनस साइड है। अब इन दोनों कैपिलरीज को जो आर्टीरियल एंड और जो वेनस एंड है उन दोनों को कौन आपस में मिलाते हैं? उनको कैपिलरीज मिला रही है, लेकिन उन आर्टीरियोल्स के भी दरमियान में स्मॉलर ब्रांचेस हैं। आर्टीरियोल्स
met arterioles, pre-capillary sphincter, then post-capillary sphincter, then venule and then your veins. लेकिन वेन्स जो है आपकी जिसका स्ट्रक्चर आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है वो इसमें कैपेसिटेंस वेसल्स हैं, वो इसमें माइक्रो सर्कुलेशन में इंक्लूड नहीं हो रही, बल्कि माइक्रो सर्कुलेशन में इंक्लूड हो रही है आपकी arterioles, meta-arterioles, pre-capillary sphincters, capillaries and venules. This is actually diagram which is going to represent the uveal circulatory transmission and your arterioles, which is again having strong muscular wall. Then meta-arterioles, meta-arterioles के बाद आपके ये जो कंट्रोल कर रहे हैं कैपिलरीज के अंदर एंटर होने को ब्लड को उसको कहते हैं प्री-कैपिलरी स्फिंक्टर. Then pre-capillary sphincter के बाद आ जाती हैं आपकी true capillaries, and exchange of gases or exchange of all nutrients will take place, and then there is venules which is going to end towards the venules which is going to take the blood towards your then veins. This is actually microcirculatory unit which is going to show or explaining your और अब आर्टेरियोस का डायमीटर 10 to 15 लेकिन ये 150 माइक्रोमीटर तक रेंज कर सकते हैं. फिर आपकी आ जाती है मेटा आर्टेरियोस जिसका 10 to 20 माइक्रोमीटर है. फिर आपका आ जाता है स्मूथ मसल सेल्स जो कि कंट्रोल कर रहे हैं एंट्री ऑफ द ब्लड फ्रॉम द मेटा आर्टेरियोस इनटू द कैपिलरीज, दैट इज कॉल्ड एज प्री कैपिलरी स्फिंक्टर. एंड देन देयर इज सम vessels which are going to end into the capillaries, and then capillaries are going to end in the venules. So capillaries, the function of capillaries अगर हम कंसिडर करें तो ये जो है इसका काम ये कि दोनों डायरेक्शंस में डिफ्यूजन के थ्रू सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो डायरेक्शंस में फ्लो कर रहे हैं. उसके बाद ये कि इसकी वेलोसिटी कितनी होती है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, और इसकी जो फ्लो है वो कैसा है, कंटिन्यूस नहीं है बल्कि इंटरमिटेंट फ्लो होता है कैपिलरीज में. उसको क्या कहते हैं वो अभी आपको बताती हूँ. उसको क्या कहते हैं कि जो इंटरमिटेंट फ्लो होता है ब्लड फ्लो, दैट इज कॉल्ड एज वेसोमोशन. उसके अलावा ये है कि जो कैपिलरीज के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो जो प्रोड्यूस कर रही है पल्सेशंस, दीज आर द chaotic movements, और रैंडम मूवमेंट्स ऑफ दीज पार्टिकल्स आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ ऑल दीज थिंग्स और ऑल जो आपकी सारा हो रहा है. ठीक है. उसके बाद अब आपका आ जाता है कि ये जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको अगेन डिस्क्राइब किया हुआ है कि दे ब्रांच इनटू स्मॉलर मेटा आर्टेरियोल्स, each of which supplies a number of the capillary vessels. The opening to each capillary is surrounded by circular smooth muscles forming the pre-capillary sphincter. These sphincter contract and relax spontaneously, and this activity leads to continuous change in the blood flow through a single capillary. Mean flow and pressure within an entire capillary bed remains fairly constant. Shunted vessels. Shunted vessels होती हैं वो vessels जिनके अंदर exchange of gases नहीं हो रही, वो भी डायरेक्टली ब्लड ओपन करती हैं टू डायरेक्ट दीज कैपिलरीज. ठीक है. सो दीज आर एक्चुअली योर shunted vessels. Shunted vessels which are carrying also be open, diverting blood away from adjacent capillaries. So these are actually going to supply the whole blood. So arterioles, meta-arterioles, and then meta-arterioles are going to supply the blood to the capillaries, and that blood is also included the shunted blood. What is the shunted blood? That blood which has not taken place in exchange of gases. अगर आप याद करें आपको अभी वैसे आपने लंग्स में नहीं पढ़ा जिसमें कि ब्रोंकियल सर्कुलेशन होती है जो कि शंटेड ब्लड होता है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहाँ नहीं होती. ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली अगेन द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर microcirculation diagrammatic representation. Here it is going to represent the arterioles, and this is showing your arterial end. कि arteries इस साइड पर है, और अगर आप इस तरफ देखें कि आफ्टर डिलीवरिंग द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज तो जो दूसरा एंड होता है ब्लड वेसल्स का वो वीनस एंड कहलाता है. तो यहाँ से आर्टेरियोल्स हैं. आर्टेरियोल्स के बाद अगेन देयर इज मेटा आर्टेरियोल्स, और मेटा आर्टेरियोल्स जो हैं उसको कंट्रोल कर रहा है ब्लड पैसेज टू द कैपिलरीज थ्रू योर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर. प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है इसको कंट्रोल करता है. कंट्रोल करने के बाद ब्लड चला जाता है आपकी कैपिलरीज के अंदर. अगर आप इसका कलर देखें तो कलर भी चेंज हो रहा है. पहले पिंक कलर था, फिर ये जब ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर हो रही है, तो दिस इज गोइंग टू बी चेंज इनटू ब्लू, पर्पलिश ब्लू कलर. ठीक है. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा.
उसके बाद ये ब्लड रीच करता है टुवर्ड्स द वीनस एंड। वीनस एंड पे फिर यहाँ वेन्यूल्स आ जाते हैं और वीनस एंड वाली साइड पर आपका पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल या पोस्ट कैपिलरी स्फिंक्टर इज प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज योर माइक्रो सर्कुलेशन। और फंक्शन क्या है इसका माइक्रो सर्कुलेशन का? Provide or transport of nutrients and exchange of gases and removal of waste products from your टिश्यूज, जो टिश्यूज हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये माइक्रो सर्कुलेशन आपकी ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसका काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और इसके अलावा इनका काम होता है आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स। कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से? यूरिया है, क्रेटिनिन है, प्रोटीनियस जो यूज करने के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं उनको भी आप वेस्ट प्रोडक्ट्स में कंसिडर करते हैं। देन द फंक्शन इज टू रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स योर फ्रॉम योर बॉडी टुवर्ड्स द वीनस साइड। और फिर वो आगे क्या स्टोरी होती है वो हम लेटर ऑन पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिलरी वॉल है वो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बिफोर यू डिस्क्राइब, आप आर्टेरियोल्स का आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि स्ट्रॉन्ग स्मूथ जो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल उसमें प्रेजेंट है। कैपिलरी वॉल जो है इसकी एक इम्पोर्टेंस ये है कि जस्ट एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ही सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर यूनिसेलुलर लेयर ऑफ एंडोथेलियल cells which are going to be surrounded by a single or very thin basement membrane। अब इसकी थिकनेस कितनी है? एक तो ये कि सिंगल लेयर है, इसलिए इसकी थिकनेस भी लास्ट में बात है कम ही होगी। जस्ट 0.5 माइक्रोमीटर इसकी जो है थिकनेस है, टोटल थिकनेस ऑफ दी कैपिलरीज। ये आपने पॉइंट याद रखना है बिकॉज यू कैन कम अक्रॉस इन द MCQ में आपका आ सकता है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिलरी वॉल में द वॉल इज कंपोज्ड ऑफ single layer of endothelial cells which is covered by a thin layer of basement membrane, and this diameter is only 0.5 micrometer, but internal diameter of these capillaries जो internal होता है कि उसके blood vessels की जो capillaries के अंदर diameter है that is considered to be about 4 to 9 micrometer। ठीक है, okay, then comes कि आपके जो हैं This is diagrammatic representation of your capillary wall। अब इसमें कुछ आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इंटरसेलुलर क्लेफ्ट। इंटरसेलुलर क्लेफ्ट का मतलब है कि एक क्लेफ्ट जिसका जो इंटर सेलुलर सेल्स के दरमियान में है और ये क्लेफ्ट की तरह बनी हुई है, ये कनेक्शन है एक लेयर से दूसरी साइड की तरफ। और इसके अलावा कुछ आपकी प्लाज्मा लैमिनल वेसिकल्स आर प्रेजेंट। ये क्या होते हैं ये अभी आपको डिस्क्राइब कर। और कुछ आपकी डायरेक्ट कनेक्शन है वेसिकुलर चैनल, दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्ट कनेक्शन और डायरेक्ट पैसेज ऑफ द फ्लूइड वेसिकुलर चैनल इज गोइंग टू बी प्रोवाइड। अब ये जो सिंगल लेयर है एंडोथेलियम की रेस्ट कर रही है एंडोबेसमेंट मेम्ब्रेन पर। डायमीटर इसका था 0.5 माइक्रोमीटर, इंटरनल डायमीटर था 4 to 7 माइक्रोमीटर। अब इसके दरमियान सेल्स एंडोथेलियल सेल्स हैं, इनके दरमियान क्लेफ्ट्स हैं जिनका डायमीटर या विड्थ जो होगी 6 to 7 नैनोमीटर होगी। अब उसके दरमियान आपने देखा था कि प्लाज्मा लैमिनल वेसिकल्स हैं। ये वेसिकल्स एक्चुअली कैवोलिन प्रोटीन्स जो हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं अंडरनीथ टू दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड व्हाट इज द कैवोलिन? कैवोलिन इज अगेन देन related to that of phospholipid and then cholesterol. This caveolin is involved in, कहाँ involved होती है? If you do remember the first chapter, endocytosis or transcytosis and the pinocytosis. What is pinocytosis? Engulfment of larger protein molecule is going to be carried out by this caveolin or caveoli related particulate proteins or vesicles. These are present within the capillaries. And the proteins भी तो आपने ब्लड के अंदर लेके जानी होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लेके जानी होती है, तो किससे थ्रू जाती है? वो आपकी इस कैवोली रिलेटेड या प्लाज्मा लैमिनल वेसिकल के जरिए। या फिर कुछ वेसिकुलर चैनल्स, द पैसेज ऑफ योर वेसिकल्स या होल वेसिकल जो होल मॉलिक्यूल कंसिस्ट होते हैं वो वेसिकल्स की फॉर्म में एक साइड से दूसरी साइड पर चला जा सकता है। सो दिस कुछ जो हैं अब आपके
दिस इज अगेन द डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स हैं आपके इन दोनों के सेल्स के अंदर। ये न्यूक्लियस एंडोथेलियल सेल्स का ये कैपिलरी का कट सेक्शन दिखाया हुआ है, जिसके अंदर आपका आरबीसी भी दिखाया हुआ है। और ये ल्यूमेन है कैपिलरी का। और कुछ कैपिलरीज के टाइप्स भी होती हैं। अब अगर आप टाइप्स ऑफ कैपिलरीज पढ़ेंगे तो वो बाद में आप पढ़ते हैं। जो टाइट जंक्शंस होते हैं कुछ कैपिलरीज में, फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, कौन कौन से साइट्स पर होते हैं वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। This is actually detailed diagrammatic representation of your capillary. That is, your capillary is going to have the single layer of endothelium. Topmost there is single layer of the thin basement membrane, and it is going to have plasma laminal vesicles, which is going to be related with caveolin, anchoring protein, which is going to be connected with phospholipids, sphingolipid, and cholesterol. एंड दिस इज गोइंग टू बी रिलेटेड, और किसके साथ ये टेस्ट है? ये टेस्ट होती है आपकी कैवोलिन्स के साथ, जो कि कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड से अटैच्ड है और इन्वॉल्व है एंडोसाइटोसिस में। अब एंडोसाइटोसिस क्या करती है? एंडोसाइटोसिस आपकी करती है एनगल्फमेंट ऑफ लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सो इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स जो हैं उनका डायमीटर हमने पहले भी बताया था, कितना है? 6 to 7 नैनोमीटर है। और वो किससे छोटा होता है? एल्ब्यूमिन से छोटा है। अब वो कहते हैं कि यहाँ जो आपकी इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स हैं इनको पोर्स भी कहते हैं। पोर्स जो हैं वाटर सॉल्युबल आयंस एंड स्मॉल सॉल्यूट्स डिफ्यूज वेरी इजीली थ्रू दीस स्लिट पोर्स। एंड प्लाज्मा लैमिनल वेसिकल्स जो हैं इनको कैवोलिन्स भी कहते हैं, कैवोली भी कहते हैं, स्मॉल केव्स आते हैं। ये क्या करते हैं? ये फॉर्म करते हैं मिल के आपस में oligomers of proteins called caveolins that are associated with molecules of cholesterol and sphingolipids। ये आपको पीछे भी बताया था। caveolins जो है स्मॉल केव्स भी कहते हैं, इससे कनेक्टेड हैं oligomers of the proteins। और वो प्रोटीन्स क्या हैं? कैवोलिन। वो कैवोलिन किसके साथ रिलेटेड हैं या कनेक्टेड हैं? फॉस्फोलिपिड्स या स्फिंगोलिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल के साथ। ठीक है। Then प्रिसाइज फंक्शन ऑफ कैवोली जो है वो कहते हैं कि एग्जैक्टली अननोन है, लेकिन मैंने आपको बताया था किसमें रोल प्ले कर रहे हैं? मैक्रोमोलिक्यूल के एनगल्फमेंट। अब मैक्रोमोलिक्यूल की आपको एमसीक्यू आ जाता होता है। अब मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा होता है? प्रोटीन्स, बड़ी बड़ी प्रोटीन्स जो होती हैं। और ये इस प्रोसेस को जो इनटेक ऑफ प्रोटीन्स है पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और जो पिनोसाइटोसिस है वो किसकी टाइप है? एंडोसाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस होते हैं कि सेल्स के थ्रू जो पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज transcytosis. These cavities at the surface of the cell appear to imbibe small packets of plasma। और इसके अलावा फ्लूइड इनटेक। पिनोसाइटोसिस क्या था? इनटेक ऑफ फ्लूइड, एनगल्फमेंट ऑफ द फ्लूइड। सो दैट इज प्लाज्मा और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड दैट कंटेन प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसीलिए वो कहते हैं कि पूरी की पूरी प्रोटीन्स इसके थ्रू जा सकती है। और इसके अलावा ये है कि अब ये जो वेसिकल्स थे, जो कैवोलीज थे, ये कुछ लार्जर कैवोलीज आपस में मिल के वेसिकुलर चैनल्स भी बनाते हैं। देन कम्स द क्वेश्चन कि अब जो कैपिलरीज हैं, क्या तमाम जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, तमाम बॉडी ऑर्गन्स में एक तरह की कैपिलरीज होती हैं? द आंसर इज नो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैपिलरीज। ये आपकी जो है ये गाइडन में नहीं डिटेल्स में इस तरह दिया हुआ, जस्ट उन्होंने पोर्स करके डिस्क्राइब किया हुआ है। टाइट जंक्शंस होते हैं, कुछ थोड़े से फेनेस्ट्रेटेड होते हैं या कुछ थोड़े से जो हैं डिसकंटिन्यूस होते हैं। तो अब आपको इसमें जो आपके ये कहीं और बुक से लिया हुआ है टाइप्स ऑफ द कैपिलरीज में, यू कैन टेल continuous capillaries, you can have fenestrated capillaries and you can have discontinuous capillaries। तो continuous capillaries जो हैं वो आपके प्रेजेंट हैं स्किन में, मसल्स में, लंग्स में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और जो फेनेस्ट्रेटेड हैं वो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, किडनीज में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जीआईटी में प्रेजेंट है। और जो डिसकंटिन्यूअस है उसमें मेन आप याद रखें लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो। आपने इसमें याद रखना है इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ द कैपिलरीज, दैट इज कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एंड फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेटेड में आप याद रखो फेनेस्ट्रेट होता है और ये जो है इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं, आपके वेनस ग्लोमेरुलाई आ जाते हैं और आपका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है। और जो आपका स्किन, मसल्स, लंग्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दैट इज योर कंटिन्यूस। अब ये जो कंटिन्यूस है ये है तो कंटिन्यूस, लेकिन अगर आप देखें तो ये दोनों बहुत जुड़ी हुई हैं आपस में।
इसका क्या मतलब है कि ये टाइट जंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ये इतना इजी नहीं होता यहाँ से पैसेज ऑफ जो भी मटेरियल, इतना इजी नहीं है यहाँ से पैसेज करना। जबकि अगर आप डिसकंटिन्यूस और फेनेस्ट्रेटेड को देखें तो इसमें थोड़ा सा आपका ये होल्स प्रेजेंट है, ये स्पेस ज़्यादा प्रेजेंट है। सो दिस इज एक्चुअली लीकी टू एनी मटेरियल्स और एनी फ्लूइड्स। और ये ज़्यादातर लीकी जो है ये स्पेशली होता है फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो वो इजीली कैपिलरीज में से लीक करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं सेल्स के बाहर, तो वहाँ इजीली लीक कर सकते हैं। सो स्पेशल टाइप्स ऑफ द पोर्स ये आपकी गाइड में दिया हुआ है। ब्रेन है, ब्रेन में आपके स्पेशल जंक्शंस हैं, टाइटली जंक्शंस हैं, और यहाँ कौन सी कैपिलरीज हैं, कंटिन्यूस कैपिलरीज। और ये आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनकी कैपिलरीज यहाँ हो सकती है। लिवर में जो है अब आपकी डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज थी, तो इसमें जो है वाइड ओपन क्लैफ्ट्स हैं। अगर आप पिछले डायग्राम को ध्यान में रखो, वाइड ओपन है, तो दिस इज फॉर इजीली पैसेज ऑफ स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स कैन पास। हालांकि इसका साइज जो है प्रोटीन से लार्जर है, लेकिन प्रोटीन से स्मॉलर है, सॉरी, लेकिन फिर भी प्रोटीन्स यहाँ से पास होती हैं। फिर जो आपकी जीआईटी है वहाँ भी कंटिन्यूस है, और वो मॉडरेट साइज आपका पोर्स आपके प्रेजेंट है, और ये एक्चुअली फेनेस्ट्रेटेड, यहाँ इंटेस्टाइनल में फेनेस्ट्रेटेड है। किडनीज है, वहाँ भी पोर्स जो है उनका स्पेसिफिक नेम है, दैट इज कॉल्ड एज फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, और फेनेस्ट्रा प्रेजेंट है। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो कैन नॉट पास, लिवर में पास कर सकती है। यहाँ प्लाज्मा प्रोटीन्स अगर पास करना शुरू कर दें तो वो ड्यू टू डैमेज टू द जो रीनल ट्यूब्यूल्स है उसका डैमेज हो, या कोई डायबिटीज की डिजीज या हाइपरटेंशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो डैमेज कर सके किडनी को, देन प्रोटीन्स कैन अपीयर। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 10 कैपिलरीज? Number one is your continuous capillaries, and कहाँ प्रेजेंट है? स्किन में, लंग में, मसल्स में और सीएनएस। कौन से पोर्स में प्रेजेंट है? Special tight junctions are present over there. Then your fenestrated capillaries. Fenestrated capillaries आपकी कहाँ present है? Kidneys में present है, और intestinal mucosa में, और कुछ exocrine में। Then comes और pores का जो है उसको क्या कहते हैं? Fenestra कहते हैं, और वहाँ क्या होता है? Plasma proteins cannot pass। फिर आ जाता है आपका कि जो आपकी डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज हैं या लार्जर पोर्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? लिवर में। और ये साइनोसाइड्स के एग्जाम्पल होती है कि इजीली आपके प्रोटीन्स जो हैं वो पास कर सकते हैं। देन दिस इज एक्चुअली डायग्राम शोइंग योर जनरल कैपिलरी। जनरल एक एंडोथेलियल लेयर है, सेंटर में आपका ल्यूमेन है, और आपका लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस यहाँ से इजीली पास कर सकते हैं। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं वो पास करेंगे पोर्स में से। जबकि जहाँ आपकी ब्रेन है जैसे, वहाँ आपके टाइट जंक्शंस हैं, कोई पोर्स नहीं प्रेजेंट। तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो तो इजीली पास कर सकेंगे, लेकिन वाटर नहीं पास कर सकेगा। सो दिस इज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट इज प्रेजेंट ओवर हियर। This is another diagram which is going to explain your typical continuous capillary, and lipid soluble insoluble substances must pass through pores, whereas lipid soluble substances readily diffuse across endothelial cells, and endocytosis vesicles move plasma across endothelial cells. Proteins too large to pass through the pores. Proteins यहाँ नहीं पास कर सकते। जबकि डिसकंटिन्यूस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है डिफरेंस, कि बड़ी आसानी से जो आपकी प्रोटीन्स हैं वो पास कर जाएंगी इन गैप्स के थ्रू। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आपने याद रखना है डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस कैपिलरीज। अगेन एक्सप्लेनेशन बाय द डायग्राम्स। ये आपका अंदरूनी ल्यूमन है जहाँ के इरिथ्रोसाइट आदि से दिखा रहे हैं। ये आपका बाहर वाली जगह है, यहाँ आपका कंटिन्यूस कैपिलरी है, कोई इसमें ब्रेक नहीं है, जस्ट इंटरसेलुलर क्लेफ्ट है, ल्यूमेन है, और बस ये आपकी प्रोटीन्स नहीं पास कर सकते। देन आपकी जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये आपकी है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। कहाँ प्रेजेंट है फेनेस्ट्रेटेड? जहाँ फेनेस्ट्रे प्रेजेंट है। कहाँ फेनेस्ट्रेटेड प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है आपके स्पेसिफिकली किडनीज में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। यहाँ आपके इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स हैं, लेकिन यहाँ से प्रोटीन्स पास नहीं कर सकते।
देन लार्ज फेनेस्ट्रेशंस या लार्जर पोर्स तो प्रेजेंट हैं आपके लिवर में, डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ कैपिलरीज जो अगर आप बेसमेंट मेम्ब्रेन देखें तो जगह जगह से डिसकनेक्टेड है. This is how the discontinuous basement membrane is going to pass through this. So the nucleus of endothelial cells or sinusoids, intracellular glands. Okay? So this is your diagram representation of your. Okay. Then comes कि आपका जो blood है, blood flow है. This is very important. You can be asked in your SCQ or this can be asked in your MCQ कि what is vasomotion. जो blood flow है आपकी कैपिलरीज में that is not continuous. वो कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि इंटरमिटेंट होता है. इंटरमिटेंट का क्या मतलब है कि कभी खुलता है कभी बंद होता है. दैट इज टर्निंग ऑन एंड ऑफ एवरी फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स. That is intermittent contraction of your metacardius and precapillary sphincter is called as the phenomena vasomotion. So how will you define vasomotion? That the blood flow in the capillaries is not continuous, but that is intermittent flow is there in the capillaries. And how it is going to be managed? This can be managed by the intermittent contraction or closure and opening of the net arterioles and the capillary sphincter. And this phenomena is called as vasomotion. Vasomotion. ये बार बार मैं आपको कह रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आपसे पूछा जाता है वाइवा में भी और एससीक्यू में भी. फिर आपसे पूछ सकते हैं इसकी रेगुलेशन कैसे. जो रेगुलेशन है वेसोमोशन की, दैट इज गोइंग टू कंट्रोल, द मेन कंट्रोलर इज योर ऑक्सीजन लेवल. अगर तो ऑक्सीजन लेवल जो है टिश्यूज में कम है तो आपकी जो नेट आर्टेरियोज हैं या प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाएगा और ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन लेके वहाँ आ जाए. लेकिन अगर ऑलरेडी उन टिश्यूज में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है और ये जो आपकी नेट आर्टेरियोज हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, सो दैट टू डिक्रीज द flow of blood and also decreasing the amount of oxygen available for that tissue. So most important regulator is concentration of oxygen over there. This is very important thing to remember. So this is the regulation of vasomotion. This is going to be controlled by oxygen concentration and by the metabolic demands of the tissues. अगर कोई बंदा है जो रेस्ट पे बैठा हुआ है उसकी metabolic demands कम होगी as compared to the person who is going to be exercise. उसकी metabolic demands increase हो जाएंगी, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए, तो आपकी जो है मेटाकार्डियोज और प्रीकैपिलरी स्फिंक्टर वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स कर जाएंगे और ज़्यादा ब्लड फ्लो चल जाएगा. सिमिलरली हाइड्रोजन आयंस जो हैं दैट इज अगेन अ रेगुलेटर ऑफ वेसोमोशन. This is your how the vasomotion is going to be controlled. अगर यहाँ आप ये देखिए दिखाया हुआ है, मुझे देखिए स्फिंक्टर रिलैक्स्ड है या स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड. जब आपके स्फिंक्टर रिलैक्स्ड है और यहाँ आपके टिश्यूज हैं, टिश्यूज में डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, ऑक्सीजन कम हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो आपका जो स्फिंक्टर्स हैं ऊपर हो जाएंगे, मेट आर्टेरियोज और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो है वो रिलैक्स कर जाएंगे और ये flow of the blood will be increased. Whereas if the oxygen is enough and no need of oxygen, so then these sphincters are going to be contracted and closed. So meta-arterioles are going to be controlled and no blood flow, no oxygen. इस तरह जो है आपका रेगुलेशन हो रही है वेसोमोशन की. तो अब वेसोमोशन क्या है? वेसोमोशन आपकी है इंटरमिटेंट contraction and relaxations of your precapillary sphincter and metacardiole is called as vasomotion. And explaining the blood flow is not continuous in the capillaries but it is regulated manner. And who is going to regulate this vasomotion? The local tissues need and demand. And secondly, the most important regulator is your oxygen demand of the body. And thirdly, hydrogen ions. Okay?
अब इसका काम क्या माइक्रो सर्कुलेशन का, बार बार आपसे स्टार्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया गया था, अभी भी एक्सप्लेन करती हूँ कि here there is exchange of nutrients and waste products through these tissues is going to be taken place in the capillaries in the these microcirculation. How it is going to take place? नंबर वन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपकी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है या एक्सचेंज हो रही है, तो डिफ्यूजन थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी प्रोसीजर है, हाउ द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस इज गोइंग टू बी टेकन प्लेस। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन क्या होती है? रैंडम मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और उसको मूवमेंट्स को प्रोवाइड कौन करता है? वो प्रोवाइड करता है थर्मल मोशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। और जो भी डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, क्रेटिनिन है, कोई भी सब्सटेंसेस आपके जो वाटर मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस हैं, वाटर है, तमाम के तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तमाम के तमाम मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, डिफ्यूजन प्रोवाइड करते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि मूवमेंट हो सके उस जगह पर, और उस जगह पर आपकी जो है डिफ्यूजन हो सके कैपिलरीज के। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफ्यूजन थ्रू कैपिलरीज इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय movement or thermal motion of the water molecules and dissolved substances in the fluid. अब वो कहते हैं कि जो लिपिड soluble substances हैं they can easily or directly move through the cell membrane of the capillary without passing through the pores. This is बार बार ये आपको बता रही हूँ कि जो लिपिड soluble substances आपको याद होगा तो जो मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो किस तरह होती है? वाटर soluble होती है, लिपिड soluble? यस, लिपिड soluble। इसलिए जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये तो इजीली पास आउट कर जाएंगे, लेकिन और इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी जो है फास्टर होगा एज कम्पेयर टू सोडियम एंड ग्लूकोज। लेकिन जो आपके दूसरे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं इनकी डिफ्यूजन जो है, इनकी पैसेज जो है ये स्पेसिफिक पोर्स के जरिए होगी, लाइक एक्वापोरीन्स फॉर वाटर, और स्पेसिफिक चैनल्स होंगे दैट सोडियम एंड ग्लूकोज। सो the lipid soluble substances can diffuse directly through the cell membrane of the capillary endothelium like oxygen and carbon dioxide, whereas water soluble substances and non-lipid soluble substances diffuse only through intercellular pores in the capillary membrane, which are कौन से non-lipid soluble या water soluble? सोडियम एंड ग्लूकोज। और अब इनका जो डिफ्यूजन है इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कितना जो मॉलिक्यूलर साइज है वो इन पोर्स का, पोर्स के अंदर से जो मॉलिक्यूल्स में मूव करना है उनका साइज कितना है, पोर्स का साइज, और कितना कंसंट्रेशन डिफरेंस है जो कि प्रोवाइड करेगा नेट मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। क्या मतलब है कंसंट्रेशन डिफरेंस? कि अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो तो मूवमेंट ऑफ गैसेस सपोज नहीं हो सकती। इसका क्या कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टिश्यूज लेवल पर ऑक्सीजन जो है आपकी लोअर हो जाती है बाय यूटिलाइजेशन। तो अब ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करती है? बाहर से ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है बॉडी में। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जाता है लेकिन आपके टिश्यूज में कम है, सो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द टिश्यूज लेवल। फिर एज वहाँ आपकी जो है सेल्स है उन्होंने ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर ली है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी टिश्यूज में वो ज़्यादा है जबकि एटमॉस्फेयर में नेग्लिजिबल अमाउंट होती है। तो इसकी मूवमेंट्स कहाँ से कहाँ होगी? इसकी मूवमेंट होगी आपकी वहाँ से टिश्यूज में से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिस इज द वे हाउ द कंसंट्रेशन डिफरेंस हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, एंड दिस इज एक्चुअली डायग्राम शोइंग कि जो कंसंट्रेशन है डिफरेंस और मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो ऑल डायरेक्शंस में हो रही है, कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ बाहर आ रहे हैं, कुछ रैंडम मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी कैरिड आउट। सपोज ऑक्सीजन आर्टिफिशियल से अंदर कहीं जाकर सेल्स के अंदर चली गई, आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करके फिर उसको कैपिलरीज में ले गए, कैपिलरीज से फिर फाइनली लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ गए। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर गई, बाहर से वेनस एंड की तरफ से बाहर चली गई और आपकी बॉडी से लंग्स में के थ्रू बाहर एक्सपायर कर गई। दिस इज हाउ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। और जो आपकी कैपिलरीज हैं वो एंड हो जाती हैं एट द ओवरलाइंग लिम्फेटिक कैपिलरीज में, जो कि फर्दर आपकी एंटर करता है ब्लड में और वहाँ से रीअब्सॉर्ब बैक को सब्सटेंसेस कर लेते हैं।
So water soluble substances like sodium, chloride, glucose can pass through pores only. And rate of water molecule diffusion through capillary membrane is 80 times as great as the rate at which the plasma itself flows linearly along the membrane capillary. यानी वो कहते हैं कि 80 टाइम्स जो वाटर है वो डिफ्यूज हो जाता है, जबकि आपका जो प्लाज्मा अगर इटसेल्फ फ्लो कर रहा है तो वो कम फ्लो उसमें होगा। अब ये हमने बार बार कहा था कि जो विड्थ है कैपिलरीज की वो कितनी थी, इंटरनल 6 to 7 नैनोमीटर, ये 20 टाइम्स ग्रेटर है दैट ऑफ द वाटर, सो दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल विड्थ बट स्लाइटली स्मॉलर देन द प्रोटीन मॉलिक्यूल विड्थ। इसलिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इजीली नहीं पास कर सकते, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली थ्रू पोर्स आपके पास कर जाते हैं कैपिलरीज के थ्रू। और ये अगेन द सेम थिंग कि द नेट डिफ्यूजन ऑफ दिस rate of diffusion is directly proportional to the concentration difference of the substances between the two sides of the membrane। इनके दोनों sides पर कितना concentration difference है। थोड़ा सा भी अगर difference होगा तो इसकी एग्जाम्पल आपको अभी क्या बताइए, ऑक्सीजन के अंदर बॉडी में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई, बॉडी में कम है, बाहर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई अंदर की तरफ, तो अंदर ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ, बॉडी के अंदर से लंग्स में बाहर की तरफ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन डिफरेंस भी जो है एक्सटर्नल है, और इंटरनल बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन का डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी मूवमेंट होती है। सिमिलरली आपकी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मूवमेंट बाहर की तरफ है। अब आ जाते हैं कि आपकी जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के बाहर और आपकी बॉडी में फ्लूइड्स कितनी तरह के प्रेजेंट हैं। जो कैपिलरीज या आपकी ब्लड वेसल्स के बाहर जो फ्लूइड है या सेल्स के बाहर जो फ्लूइड है, सेल्स के इन बिटवीन जो फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसका है? If you remember, interstitial fluid is a part of extracellular fluid। अब एक्स्ट्रा टोटल जो हमारी बॉडी के फ्लूइड कंपार्टमेंट्स को अगर हम देखें तो टोटल बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स जो हैं एवरेजली 70 kg मैन का हमारी बॉडी में तकरीबन 60% ऑफ द बॉडी वेट का वाटर होगा। ठीक है, ये यानी कि हमारी ज़्यादा जो बॉडी है गोश्त की बजाय ना वाटर से ज़्यादा बनी हुई होती है। तो आपको हमेशा ये आ सकता है कि 60% आपने याद रखना है। तो अगर 70 kg है तो उसमें हम कहते हैं कि 42 लीटर्स है 70 kg का। सिमिलरली अगर आपको MCQ दिया हो कि 80 kg है तो फिर आपने परसेंटेज उसके अकॉर्डिंगली निकाल के उसके वाटर कॉन्टेंट्स को उसी तरह करना है। अब इस 42 में से कुछ वाटर जो है वो इंट्रासेलुलर होगा और आपका कुछ वाटर जो होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। इंट्रासेलुलर इज अबाउट 28 लीटर्स, extracellular is about 14 liters। अब ये जो 14 liters है further divided into 2 times extracellular fluid, ये है आपका interstitial fluid, और जो कि in between the cells और blood vessels के दरमियान में present है, that is about considered to be 11 liters। और जो प्लाज्मा है जो कि component of blood है, that is actually going to have your 3 liters, 11 liters and 3 liters। So two large compartments of extracellular fluids are, ये याद रखें कौन कौन से अब हैं, 60 जो % है हमारा बॉडी वेट है वो उस 70 kg बंदे का वो क्या है, वाटर है। उस वाटर में से कितने % आपका जो है इंट्रासेलुलर है और कितने लीटर्स जो है, अगर 42 लीटर्स है तो कितने लीटर्स आपका ICF में है। ICF में आपका 28 लीटर्स है, और जो आपका ICF है, ECF है, दैट इज अबाउट जो 14 लीटर्स। अब इस 14 लीटर्स में से 11 लीटर आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और 3 लीटर्स आपका प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज एक्चुअली अ कंपोनेंट ऑफ योर दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंपोनेंट है प्लाज्मा। ठीक है, सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा। देन इंटरस्टिशियम एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये एक्चुअली सिर्फ फ्लूइड वॉल्यूम वाटर नहीं होता, बल्कि इसके अंदर आपके कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस भी होते हैं। जो फ्लूइड होता है उसको आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ है? स्पेसेस इन बिटवीन सेल्स, एंड दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज इंटरस्टिशियम। फ्लूइड को कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जो दूसरी दो चीज़ें हैं जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं
वो है आपके प्रोटियोग्लाइकेंस एंड कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो एक टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कोलेजन यानी कि आपकी एक जगह से दूसरी जगह रीच कर रहे हैं, और अभी आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ, और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो प्रोटियोग्लाइकेन फिलामेंट्स हैं ये आपकी थिन कॉइल टाइप हैं और ये आपको प्रोवाइड करेंगे एज अ जेल टाइप। अब ये कोलेजन बंडल्स दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड टेंशनल स्ट्रेंथ। Proteoglycans further comprised of 98% hyaluronic acid, 2% proteins, which are trapped in between the water. अपने अंदर वाटर को ट्रैप कर लेते हैं, इसीलिए जेल भी कहते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस। इसके अलावा आपके इंटरस्टिशियम में कुछ जो है फ्लूइड वेसिकल्स होंगे, यानी कि पानी के बड़े बड़े तालाब की तरह से होंगे, जिसको कि फ्लूइड रिवुलेट्स भी कहते हैं। और कुछ जो कि एक्चुअली जो फ्लूइड रिवुलेट्स हैं वो होते हैं फ्री फ्लूइड, और ये लेस देन 1% होते हैं। अगर जो है इन फ्लू फ्लूइड्स में जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर है आपका एक्सट्रीम इंक्रीज हो जाए, तो इसको आप कहते हैं कि ये एडीमा डेवलप होता है। यानी कि ये जो रिवुलेट्स हैं ये बड़े बड़े हो जाए, ज़्यादा पानी इनमें भर जाए 1% से ज़्यादा, तो देन दिस इज कॉल्ड एज एडीमा। इसीलिए आपने अब याद रखना है कि एडीमा एक्चुअली कैसे डेवलप होता है, कि जब भी फ्लूइड ज़्यादा जमा हो जाए आपकी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, फ्लूइड वेसिकल्स में या फ्लूइड रिवुलेट्स में। अब फ्लूइड रिवुलेट्स में एक्चुअली कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्री फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि लेस देन 1% है, लेकिन जब जमा हो जाता है तो तब वो एडीमा कहलाता है। तो नॉर्मली आपका इंटरस्टिशियम जो कलेक्टिवली इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्रोटियोग्लाइकेन या कोलेजन फाइबर्स पर डिपेंड करते हैं, दैट इज एक्चुअली योर इंटरस्टिशियम। जो कोलेजन फाइबर बंडल्स हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस पर सेंड करते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेंशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज को। और आपके जो प्रोटियोग्लाइकेन फिलामेंट्स हैं 98% आपका हाइलोरेनिक एसिड है, 2% आपका प्रोटीन्स है, and they are going to form a mat of very fine reticular filaments like brush pile। ये डायग्राम आप देखें, just like a brush pile, जैसे कोई ब्रश होता है उसकी जो पाइल्स होती है छोटी छोटी, उसको ये प्रोटियोग्लाइकेन फिलामेंट्स कहते हैं। जबकि ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये एक एंड से दूसरी एंड पर जाते हैं और ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये एक्चुअली इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल जा रही है जो कि सेल्स के ऊपर लाई कर रही है। इसके दरमियान जो जगह है इसको जिसने कवर किया हुआ है दैट इज एक्चुअली इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम अब किन दो चीज़ों को कंप्राइज करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड पर और आपके कोलेजन फाइबर पर और प्रोटियोग्लाइकेन, जो कि आपके कोलेजन फाइबर क्या प्रोवाइड करें, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर, और जो प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं वो क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो एक किस्म का टिश्यू जेल प्रोवाइड करते हैं और थिनर फिलामेंट्स कॉइल टाइप स्ट्रक्चर्स जो कि हर चीज़ को अपनी जगह पर रखते हैं, लाइक हाइलोरेनिक एसिड एंड योर 2% is your proteins. So it is actually इसमें इंटरस्टिशियल में सेम वही चीजें होती हैं, सिवाय ये कि इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स का नहीं हो सकती, लीक हो जाएंगी तो ये डैमेजिंग इफेक्ट कॉज कर सकती है। So this tissue gel is actually a combination of proteoglycan filament and fluid which is being entrapped within them, has a characteristic of a gel and therefore is called as a tissue gel. इसीलिए अगर आप किसी हड्डियों वाले या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएं तो वो समटाइम्स कहता होता है कि जी इसकी हड्डियों का गुद्दा कम हो गया, जेल खत्म हो गई, तो दैट इज एक्चुअली कि उसकी जो हाइलोरेनिक एसिड है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हाउ दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज बीइंग फॉर्म्ड। दिस फ्लूइड इज बीइंग फॉर्म्ड बाय फिल्ट्रेशन and its composition is similar to that of plasma but has less concentration of proteins. This is very important, the points to remember how interstitial fluid is going to be formed. अब इसके अंदर अब आपने बात की थी इंटरस्टिशियम में सेल्स के दरमियान ब्लड वेसल्स से बाहर के अंदर प्रेजेंट है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये बनता कैसे है, फिल्ट्रेशन होती है, और फिल्ट्रेशन के साथ क्या होता है, अब ये जो फिल्ट्रेशन है इसकी कंपोजिशन क्या होगी, जो फिल्ट्रेट या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसकी कंपोजिशन सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मा बट हैज लेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स। नाउ आई विल कंटिन्यू विद दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जो स्टार्लिंग फोर्सेस हैं
tomorrow from here. Now I'm going to repeat the lecture. Or any questions so far you have studied? आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो आपने जो है माइक्रो सर्कुलेशन पढ़ा, फिर उसके कंपोनेंट्स पढ़े माइक्रो सर्कुलेशन के। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? यस प्लीज। आर्टीरियोल्स, मेटार्टीरियोल्स, देन आपने और क्या पढ़ा है? The capillary sphincter, then venules, then your उसके बाद आपने स्ट्रक्चर के बाद आपने फंक्शन पढ़ा है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ सेल एक्सक्रीटा। कैपिलरीज जो हैं मेन एक्सचेंज यूनिट है जहाँ के एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रही है और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हो रहे हैं और रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी हो रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो आपकी कैपिलरीज हैं उनका कितना डायमीटर है? उनका डायमीटर जो है आपका राउंड अबाउट एक बॉल स्टेडियम कितना होता है, वो कितना होता है 500 से 700 स्क्वायर मीटर तक होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कितनी कैपिलरीज प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तो 10 बिलियन कैपिलरीज प्रेजेंट है। देन यू हैव स्टडीड कि कितनी टाइप्स की कैपिलरीज है। कैपिलरीज की टाइप्स आपने पढ़ी थी कि कंटिन्यूअस हो सकती है, फिर कंटिन्यूअस हो सकती है, आपने पढ़ा कि इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स हैं इन एंडोथेलियल सेल्स की, स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिलरी वॉल आपने पढ़ा था। फिर आपने ये टाइप्स ऑफ कैपिलरीज में देखा था कि जो कंटिन्यूअस है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, स्किन में, मसल्स में, लंग्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नेस्टेटेड कहाँ प्रेजेंट है? आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, रीनल ग्लोमेरुलाई में और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। डिसकंटिन्यूअस कहाँ प्रेजेंट है? लिवर, स्प्लीन और बोन में। डिसकंटिन्यूअस लीकी होती हैं, जबकि जो लिवर में प्रेजेंट है स्पेसिफिकली यहाँ प्रोटीन्स लीक आउट हो जाती हैं, जबकि जो कंटिन्यूअस है वहाँ नहीं लीक होती। फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोर्स प्रेजेंट है और ये जो हैं जो टाइट जंक्शंस हैं वो आपके ब्रेन में प्रेजेंट हैं, लिवर में आपके जो हैं ओपन क्लैफ्ट्स प्रेजेंट हैं, फेनेस्ट्रेटेड आपकी किडनीज में प्रेजेंट है। दिस इज योर एंड। व्हाट इज वेसोमोशन? Vasomotion, the blood flow is not continuous in the capillaries, but it is intermittent and turning on and off every few seconds or minutes. The intermittent contraction of the metatarioles and precapillary sphincter, this is a phenomena called as vasomotion. And how the vasomotion is going to be controlled? This vasomotion is going to be controlled by your this oxygen. ठीक है, so this is your end of your lecture today. Any question बच्चों? Any question बच्चों? Any question regarding today's? Write it over here. या सारे सो रहे हो? अब प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों जो है ना, तुम लोगों से तो मैं डायरेक्ट अगर होते तो मैं सुनती सबसे, लेकिन अब एक्चुअली तुम सब के सब जो हो ना, अच्छा नजर ना मुझे आ रहा। चलो गुड, अगर आप जाग रहे हो। वैसे होता ही है कि मोस्टली आप लोग जो है ना लेक्चर लगा के, मुझे पता है मेरे घर में भी चल रही है अपनी स्टोरीज, लेक्चर लगाया और इधर उधर हो गए। बेटा प्लीज बी अटेंटिव टू योर लेक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलेशन। इसके बाद अब मैं आज आपका देख रही थी बायोकेमिस्ट्री में आप जो है रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, इसके बाद अभी आप ये 11 चैप्टर्स हैं, उसके बाद आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो लेक्चर्स हैं ये गौर से सुनते जाओ, इंशाल्लाह 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 होप फॉर दी बेस्ट कि ये खुल जाए सब कुछ। और अगेन हम आपसे डायरेक्टली जो इंट्रैक्शन करके लेक्चर होते हैं उसमें ये कि आप सुन लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आपको जो है कितना अंडरस्टैंड है। एनी क्वेश्चन बेटा? चले गुड, अगर आपको गुड, इफ एवरीथिंग इज क्लियर
अब आपने इसको जो है कौन से चैप्टर को खोलना है, आपने चैप्टर नंबर है आपका 16, ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 16 है और ये माइक्रो सर्कुलेशन का चैप्टर है। और इस पे आपने स्टार्ट कर देना पढ़ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपका आ जाता है वेजो मोशन से रिलेटेड, रेगुलेशन ऑफ वेजो मोशन, या कोई एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछ सकता है टाइप्स ऑफ द कैपिलरीज। फिर आपको नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है स्टार्लिंग फोर्सेस, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, वो आपसे जरूर पूछते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।